मैं आपको लास्ट लेक्चर में एड्स पढ़ा रहा था, याद है गरिमा? यस सर। तो आज जो है, आज हमें एड्स वाला टॉपिक कंप्लीट करना है और एक टॉपिक करना है इनफर्टिलिटी के बारे में। तो अब एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मैंने आपको सारा चीजें बताया था लास्ट लेक्चर में। एड्स का स्ट्रक्चर, एचआईवी वायरस का क्या स्ट्रक्चर है और क्या सिम्टम है, वो सारी चीजें बताई थी। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट है? सबसे पहला टेस्ट है एड्स को डिटेक्ट करने का, उसे हम कहते हैं एलाइसा। ये सबसे पहला टेस्ट है। एलाइसा का फुल फॉर्म होता है, मैं वो भी लिख दे रहा हूं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ठीक है, ये एलाइसा का फुल फॉर्म है। ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एलाइसा का। पर ये टेस्ट जो होता है, ये पॉजिटिव एड्स होने के साथ साथ बाकी केस में भी आ सकता है ये टेस्ट पॉजिटिव। जैसे कि ये पॉजिटिव आ सकता है डायबिटीज के केस में। मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, मेन वर्ड ले रहा हूं कि डायबिटीज, प्रेगनेंसी, आर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियों में ना ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसके लिए अगर कोई भी एलाइसा जब कराता है, तो अगर पॉजिटिव आता है ना ये टेस्ट, तो एक और कंफर्मेटरी टेस्ट कराना होता है कि उसको एड्स है कि नहीं है, एचआईवी पॉजिटिव है कि नहीं है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, ये आप सब लोग याद रखिएगा कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक टाइप का कंफर्मेटरी टेस्ट है एड्स के लिए। ठीक है, यूजुअली एलाइसा कब कराया जाता है? एलाइसा तब कराया जाता है जब एचआईवी बॉडी में, एचआईवी वायरस जो है वो बॉडी में एंटर हो गया है। ठीक है, मान लो कि किसी कपल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और उसमें किसी एक जन को डर लग रहा है कि कहीं मुझे एड्स हो ना जाए, तो वो टेस्ट कराएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के 90 दिन के बाद, 90 डेज के बाद ही टेस्ट कराएगा। ठीक है, 90 डेज के बाद ही टेस्ट कराएगा, तभी एलाइसा वैलिड है। मतलब एलाइसा का जो रीडिंग है वो हम लोग राइट मानेंगे। क्यों? क्योंकि एलाइसा वाले टेस्ट में क्या डिटेक्ट होता है? एंटीबॉडी डिटेक्ट होता है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, ये टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? एंटीबॉडी। सीधी सी बात है, अगर बॉडी के अंदर वायरस आया है तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है, मतलब उसके अंदर एचआईवी का वायरस है, तो उसके अंदर एचआईवी का एंटीबॉडी भी होगा। ये बात अग्री करते हो कि नहीं आप सब लोग? बताओ गरिमा, निकिता, सहमत हो कि नहीं ये बात से? यस सर। तो ये एलाइसा वाला टेस्ट जो है वो एचआईवी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, ये बता। तो बॉडी को लगभग 90 दिन लगते हैं इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो अगर वायरस आ गया है बॉडी में और अगर कोई 90 दिन के अंदर ही टेस्ट करा रहा है एलाइसा वाला, तो उसका तो टेस्ट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वो 90 दिन के अंदर ही करा रहा है। और बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में कितने दिन लगते हैं? 90 दिन लगते हैं।
तो इसके लिए एलाइसा वैलिड कितने दिन बाद है? मान लो कि किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है किसी के साथ, उसको डर लग रहा है कि कहीं मुझे एड्स हो ना जाए, तो वो एलाइसा का टेस्ट कम से कम 90 दिन के बाद ही कराना चाहिए, क्योंकि एलाइसा टेस्ट में एंटीबॉडी डिटेक्ट किया जाता है और बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए ही 90 दिन लगता है कम से कम। तो वो जो 90 दिन का जो पीरियड होता है ना, उसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम? विंडो पीरियड बोलते हैं। विंडो पीरियड का मतलब होता है कि पैथोजन एंटर करने से लेकर जिस दिन पैथोजन एंटर किया है और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है, पैथोजन एंटर करने से लेकर एंटीबॉडी बनाने तक का जो पीरियड होता है उसे हम विंडो पीरियड कहते हैं। तो सीधी सी बात है, एलाइसा के लिए विंडो पीरियड कितना है? 90 डेज है। तो इसके लिए एलाइसा की रिपोर्ट तभी माना जाता है 90 दिन के बाद। पर अगर उसमें भी अगर किसी 90 दिन के बाद भी अगर कोई एलाइसा करा रहा है और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है एलाइसा का, तो भी उसको कंफर्मेटरी टेस्ट कराना है, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्योंकि एलाइसा की टेस्ट पॉजिटिव बहुत सारे अलग अलग बीमारियों में भी आ जाती है, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस, हैंसेन्स डिजीज, बहुत सारे डिजीज हैं, आर्थराइटिस, ये सभी बीमारी में भी देखा गया है कि एलाइसा का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, इसके लिए एलाइसा का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्मेटरी टेस्ट कराना होता है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अगर वो भी पॉजिटिव आया तब उसको एक और टेस्ट कराना होता है, तीसरा टेस्ट, दैट इज टी हेल्पर सेल का काउंट कराना होता है, वो वाला टेस्ट कराना होता है। टी हेल्पर सेल का काउंट कराना होता है और अगर टी हेल्पर सेल का नंबर 200 मिलीमीटर क्यूब से नीचे आया, इसका मतलब उस पर्सन को एड्स भी हो गया है। मतलब वो एचआईवी पॉजिटिव तो है ही, एचआईवी पॉजिटिव तो है ही, साथ में अगर इतना नंबर कम हो गया, टी हेल्पर सेल का नंबर इतना कम हो गया है, मतलब वो पर्सन को भी एड्स हो गया है, तो वो पर्सन को अभी ट्रीटमेंट में जाना बहुत जरूरी है, उससे दवाई लेना बहुत जरूरी है और ट्रीटमेंट कराना होगा। अगर ये भी नेगेटिव आया तो ट्रीटमेंट कराना होगा, उसका ट्रीटमेंट कराना होगा और उस ट्रीटमेंट का नाम है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हार्ट। समझ रहे हो? ये ट्रीटमेंट कराना होगा। मतलब इस ट्रीटमेंट के अंदर कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट को। कैसे ड्रग्स? ये जो ड्रग्स होते हैं ये वीरियोस्टैटिक होते हैं। वीरियोस्टैटिक का मतलब है कि ये ड्रग्स वायरस को किल तो नहीं कर सकते, बट हाँ वायरस के ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, स्टॉप, मतलब ऐसा कोई दवाई है तो नहीं जो वायरस को किल करेगा, बट हाँ वायरस को किल तो नहीं कर सकता पर वायरस के ग्रोथ को स्टॉप करेगा ताकि उसका लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा बढ़ाया जा सके। किसी पर्सन का जिसको एड्स हुआ है उसकी आयु थोड़ी बढ़ाई जा सके। तो कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। मतलब हार्ट में, मतलब ये ट्रीटमेंट का नाम है हार्ट, इसमें जो ड्रग्स दिए जाते हैं उसमें सबसे पहला ड्रग है एजिडोथाइमिडीन, जिसको AZTB कहते हैं। ठीक है, दूसरा ड्रग जो दिया जाता है वो है नेविरपाइन। और ये दोनों भी ड्रग जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इनहिबिटर है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पता है ना आपको, एंजाइम था, उसके इनहिबिटर है, मतलब उसको इनएक्टिव कर देंगे ताकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना हो। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एचआईवी वायरस के अंदर था, उसको इनहिबिट कर देंगे। मतलब इनहिबिट कर देंगे मतलब
उसको इनएक्टिव कर देंगे। दूसरा जो ड्रग है, तीसरा, उसका नाम है राल्टेग्रेविर, सॉरी फॉस्केरनेट। एंड इंडिनेविर। ये दोनों ड्रग प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, तो ये दोनों प्रोटीएज इनहिबिटर है। ठीक है, उसके बाद आता है राल्टेग्रेविर। ये इंटीग्रेज इनहिबिटर है, इंटीग्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। और एक है राइबाविरिन। ये वाला ड्रग इंटरफेरॉन्स का नंबर बढ़ाता है। ये इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन कराता है ताकि टी हेल्पर सेल्स का नंबर बढ़ाया जा सके। इंटरफेरॉन जो होते हैं वो टी हेल्पर सेल का प्रोडक्शन करते हैं, एक्चुअली टी हेल्पर सेल्स को बनाते हैं। तो ये वाला ड्रग इंटरफेरॉन्स बनवाएगा जो एक्चुअली टी हेल्पर सेल्स के नंबर को बढ़ाएगा। तो ये जितने भी ड्रग्स तुम लोग देख रहे हो, मतलब ये एक्चुअली इम्यूनो बूस्टर ड्रग है, ये इम्यून बूस्टर ड्रग है। मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, ये एक टाइप का इम्यून बूस्टर है। मतलब ये जितने भी ड्रग्स है, इसमें से कोई भी ड्रग एचआईवी के वायरस को किल नहीं करता है, तो हम वीरियोसाइडल नहीं बोल सकते, वीरियोस्टैटिक बोलेंगे। वीरियोसाइडल का मतलब होता है जो ड्रग वायरस को किल करता है, और वीरियोस्टैटिक का मतलब होता है जो वायरस के ग्रोथ को स्टॉप करता है। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया कि एलाइसा के लिए मिनिमम विंडो पीरियड कितना है, 90 डेज। कोई भी कराता है एलाइसा का टेस्ट तो वो 90 दिन के बाद ही कराएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया किसी के साथ और उसको गलत वहम आ रहा है, अरे कहीं मुझे एड्स ना हो जाए, और वो दूसरे या तीसरे दिन ही जाके एलाइसा का टेस्ट करा रहा है। तो सीधी सी बात है, वो रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया ही नहीं होगा। तो इस टेस्ट के अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी को बनने के लिए 90 दिन लगते हैं। वो पीरियड को हम कहते हैं विंडो पीरियड। ठीक है, तो विंडो पीरियड वो पीरियड होता है कि पैथोजन के एंटर करने से लेकर बॉडी जब तक एंटीबॉडी बना रहा है उतना टाइम जो लगता है बॉडी को, उसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। तो विंडो पीरियड 90 डेज का होता है एचआईवी के केस में। इसके लिए 90 दिन के बाद ही, मतलब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और उसको डर लग रहा है कि कहीं मुझे एड्स ना हो, तो वो एलाइसा का टेस्ट 3 महीने बाद कराएगा, मतलब 90 दिन के बाद कराएगा। और वो टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो वो माना जाएगा कि हाँ भाई उसे एचआईवी पॉजिटिव नहीं है। पर अगर कोई इतना इंतजार नहीं कर सकता कि 3 महीने तक वेट करना है कि भाई 3 महीने के बाद जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तब तक तो वो पर्सन जो है वो टेंशन लेगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेगा, स्ट्रेस में होगा, तो उसके लिए एक टेस्ट है पीसीआर। तो देखो मैं यहाँ पे एक चौथा टेस्ट लिख रहा हूं, आप चौथा टेस्ट पीसीआर, या आप पढ़ोगे इसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सबसे एक्यूरेट टेस्ट है और क्विक है। दिस इज क्विक एंड एक्यूरेट। उल्टा ये टेस्ट ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है और रिजल्ट भी जल्दी दे देगा। और एक्यूरेट का मतलब क्या होता है पता है, प्रॉपर रिजल्ट देगा, इसमें गलती नहीं होगी। जैसे कि एलाइसा में गलती हो जाती है क्योंकि एलाइसा पॉजिटिव आ जाता है, कई दूसरे बीमारियों के केस में भी एलाइसा पॉजिटिव आ जाता है, राइट। अगर किसी को कोई दूसरा बीमारी है, डायबिटीज है, उसको आर्थराइटिस है, मतलब उसके घुटनों में दर्द होता है, और किसी को हेपेटाइटिस है, उसके लीवर में इंफेक्शन है, या कोई प्रेग्नेंट है, उन केस में भी एलाइसा पॉजिटिव आ जाता है, देखा जाता है। बट पीसीआर जो है, ये वाला टेस्ट एकदम एक्यूरेट है, मतलब किसी को एचआईवी, उसके बॉडी में अगर एचआईवी का वायरस थोड़ा सा भी रहेगा ना, तो भी ये टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा। और ये जल्दी भी है, मतलब
2 दिन के बाद वो पर्सन टेस्ट कर सकता है। मतलब किसी के बॉडी में HIV का वायरस आया, राइट, किसी के बॉडी में HIV का वायरस आया मान लीजिए, तो वो वायरस आया है तो वो 2 या 3 दिन बाद जाके भी टेस्ट करा सकता है PCR का, वो रिजल्ट एविडेंट होगा, मतलब वो रिजल्ट ज्यादा करेक्ट होगा। और PCR जो होता है, बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा महंगा है, ये लगभग 5 से 6 हजार रुपया लेता है एक बार टेस्ट करने का, जबकि एलाइसा जो है वो 200 to 300 रुपीज लेता है, राइट। ये बात समझ में आई आपको? एवरीवन बताइए, गरिमा और निकिता। यस सर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लिया कि एलाइसा, कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट, पर इन दोनों से भी ज्यादा बेटर वाला टेस्ट आता है PCR। इसका कोई विंडो पीरियड नहीं है, ये भी एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, देयर इज नो विंडो पीरियड। इसके लिए कोई विंडो पीरियड नहीं है, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये टेस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं करता है, ये टेस्ट तो डायरेक्ट वायरस के जीनोम को डिटेक्ट करता है, वायरस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है ये। तो बॉडी के लिए वेट नहीं करेगा कि बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा और तब ये टेस्ट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगा, नहीं, ये सीधा वायरस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है ये। तो ये एक एक करके अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो टी हेल्पर सेल का काउंटिंग करते हैं, और अगर वो भी 200 मिलीमीटर क्यूब के नीचे आया तो अब ये वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव कब होता है? ये इफेक्टिव कब होता है? अगर किसी के बॉडी में वायरल लोड कम है। यूजुअली वायरल लोड मतलब अगर वायरस का नंबर थोड़ा कम होता है तब ये जो इलाज है हार्ट, ये ज्यादा असरदार होता है। याद रखना, हार्ट बीमारी असरदार कब होती है? जब किसी के बॉडी में वायरल लोड मतलब वायरसेस का नंबर कम होता है ना, उनके केस में ये इलाज ज्यादा असरदार होता है। ये एक चीज याद है, ठीक है। तो इसके साथ हमने एड्स कंप्लीट कर लिया। ये दवाइयों के नाम मैंने लिखे, और ये अलग अलग दवाई का अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि ये अलग अलग एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। कोई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, कोई प्रोटीएज को, कोई इंटीग्रेट्स को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। और ये सभी दवाइयां जो है वो इसके अंदर आती है, इट कम्स अंडर दी हार्ट इलाज का नाम है। और ये इलाज असरदार या कारगर कब साबित होती है? जब उसके बॉडी में वायरल का लोड एकदम कम होता है। और ये ट्रीटमेंट भी कब कराया जाता है? यूजुअली जब टी हेल्पर सेल का काउंटिंग 200 मिलीमीटर क्यूब से भी नीचे चला जाता है तब की जाती है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। ठीक है, अब हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब यह है कि कोई मेल जो है, हस्बैंड जो है वो फादर नहीं बन पा रहा, या फिर वाइफ जो है वो मदर नहीं बन पा रही। समझ रहे हो आप? अगर हस्बैंड फादर नहीं बन पा रहा है मतलब वो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब है कि इनफर्टाइल मतलब क्या? वो स्टेराइल है, स्टेराइल। इनफर्टिलिटी के इसको दूसरे शब्दों में स्टेरिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, स्टेरिलिटी भी कहते हैं इसको। तो फिर इनफर्टिलिटी कब कहेंगे हम? इनफर्टिलिटी है मतलब जिससे संतान नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है। मतलब एक कपल है, मेल और फीमेल है, जो कि कई महीनों से अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, मतलब बिना कॉन्डम के यूज किए, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज किए वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं,
कि ताकि उन्हें कोई बच्चा हो जाए, और ये पिछले 2 साल से कर रहे हैं और फिर भी इन्हें बच्चा नहीं हो रहा, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, कि अनसेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। समझ रहे हो? अनप्रोटेक्टेड मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के एक कपल जो कि हस्बैंड और वाइफ है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं पिछले 2 साल से और फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा है। इसका मतलब तब हम उस कंडीशन को कहते हैं कि इनफर्टिलिटी कहते हैं उस कंडीशन को, कि या तो मेल इनफर्टाइल हो सकती है, या तो फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है, या तो दोनों भी हो सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी में देखा गया है कि 33% केस जो है वो मेल में देखा गया है, कि मेल में प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे कपल्स को। 33% केस देखा गया है कि फीमेल के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे। 33% देखा गया है कि दोनों में प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम इन बोथ। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम इन मेल। हाँ ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कि इनफर्टिलिटी के ज्यादा करके केसेस किसमें देखे, ना ही मेल में ना ही फीमेल में, दोनों में इक्वल है। और हमारी सोसाइटी में ब्लेम फीमेल को किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है, कि अगर किसी कपल को संतान या औलाद नहीं हो रही तो लोग औरतों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि औरतों में कुछ प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। आज तक इनफर्टिलिटी के 33% केस देखे गए हैं, तो उसकी वजह है मेल। 33% केस देखा गया है, उसकी वजह है फीमेल, फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है। और 33% ऐसे भी है जिनके केस में दोनों में प्रॉब्लम है, मेल में भी और फीमेल में भी। इसके लिए दोनों में इक्वली है, समझ रहे हो? तो फीमेल को सिर्फ ब्लेम करना गलत होगा। सारे केसेस फीमेल में प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं होते। ये बात समझ में आ रही है? गरिमा, निकिता, सिया, बताइए। यस सर। ठीक है। और 1% केस जो है वो अभी भी अननोन है। अननोन मतलब इसका कारण नहीं पता कि किस कारण के वजह से इनफर्टिलिटी हुई है, मतलब दोनों को बच्चे नहीं हो पा रहे। एक कपल जो है, एक शादीशुदा कपल जो है, उनको फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे। 1% केस ऐसा देखा गया है कि मेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तीसरी वजह की वजह से उनमें इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है, बच्चे नहीं हो पा रहे होंगे। तो तुम लोग यहाँ पे एक चीज समझ लो, इनफर्टिलिटी का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि आप इनफर्टिलिटी कब बोलते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूं, व्हेन देयर इज unprotected casual sexual intercourse between the couple from last 2 years, पिछले 2 साल से इनके बीच में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसके बावजूद भी still they fail to reproduce, मतलब रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तब हम उस केस को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। और इस केस में या तो मेल स्टेराइल हो सकता है, या तो फीमेल स्टेराइल हो सकती है, या तो दोनों भी स्टेराइल हो सकते हैं। समझ रहे हो? याद रखना ये पॉइंट। ये इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को? गरिमा, निकिता, बताइए, डेफिनेशन समझा?
यस गरिमा, निकिता, आवाज आ रही है? पहली बात मेरी बताइए। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नो सर। यस सर। ओके गरिमा, ओके, आई होप अभी आ रही होगी आप लोगों को। यस ठीक सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो लिखा है वो समझा है कि मैं वापस से बताऊं ये चीज? यस सर। यस सर। ओके। व्हेन देयर इज एन अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स हो रहा है कपल के बीच में और फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे, उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं मेल में जिसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी हुई है। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल। पहले हम देख लेते हैं कि इनफर्टिलिटी जो है वो दो तरीके की होती है, वो देख लेते हैं हम। वैसे देखा जाए चार तरीके की है इनफर्टिलिटी। पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब ये ऐसी इनफर्टिलिटी होती है कि इस केस में फीमेल एक बार भी अपने लाइफ में प्रेग्नेंट नहीं हुई है, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है वो, मतलब उसको एक भी बच्चे नहीं हुए, उस केस को हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है सुनो, अब जब सेकेंडरी आप सुनोगे ना तब आपको प्राइमरी बराबर समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब उसको लाइफ में एक बच्चे हो चुके, वो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसको बच्चे हो गए, अब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, दूसरी बार अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स हो रहा है, सो अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, बट फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। इफ एक सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, अपने लाइफ में दूसरी बार वो मां नहीं बन पा रही, उस टाइप के इनफर्टिलिटी को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये ज्यादा कॉमन है, जबकि प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केस में वो एक बार भी कभी मां नहीं बन पाई। डिफरेंस समझ में आया प्राइमरी और सेकेंडरी में? यस सर। ठीक है। फिर एक आता है फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब जैसे कि आपको पता है कि बिफोर प्यूबर्टी भी नहीं प्रेग्नेंट बन पाएंगे। बिफोर प्यूबर्टी 13 साल की उम्र के पहले या 14 साल की उम्र के पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू ही नहीं होता है ना? बिफोर प्यूबर्टी बोल दो या आफ्टर प्यूबर्टी बोल दो, सॉरी बिफोर प्यूबर्टी ये आएगा एक चीज, प्यूबर्टी के पहले नहीं बन सकते, या ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, नहीं, सॉरी आफ्टर मीनापॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है 45 या 50 की उम्र में, उसके बाद भी कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ही नहीं। तो आफ्टर मीनापॉज ये दोनों आएंगे फिजियोलॉजिकल में। और रिलेटिव इनफर्टिलिटी में आता है ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, या क्या आएगा ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड। इसका कोई कारण बताइए मेरे को, क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड पर प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पा रही, बताइए। चलिए बताइए ये वाली क्या है, आप ही लोग इसका आंसर बताओगे, मैंने पढ़ाया तुम लोगों को कि लैक्टेशन पीरियड के टाइम पर क्यों कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती।
बताइए, गरिमा, निकिता, सिया, आप तीनों में से कोई भी एक बताइए। चलिए, पहली बात कि जो लैक्टेशन पीरियड है, इस लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। और मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन कराता है? प्रोलैक्टिन। तो इस पीरियड में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा रहता है, और जब तक प्रोलैक्टिन का हार्मोन लेवल ज्यादा है, वो एफएसएच और एलएच को सप्रेस करके रखता है। इसके लिए जब तक फीमेल लैक्टेटिंग पीरियड में रहती है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता ही नहीं है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी भी अचीव नहीं होगी। तो तुम लोगों को इसी चैप्टर में एक लैक्टेशनल एमेनोरिया मैंने पढ़ाया था कि लैक्टेटिंग पीरियड के टाइम पे जब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उन दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, क्योंकि वो माँ के अंदर दूध बन रहा है, मतलब उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा है, और जब तक प्रोलैक्टिन का हार्मोन का लेवल ज्यादा रहेगा, ये प्रोलैक्टिन एफएसएच और एलएच के लेवल को कम करके रखेगा, और जब तक एफएसएच एलएच कम रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। बोलो, ये बात समझ में आई आप लोगों को? गरिमा, निकिता, बताइए। टेल मी यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है आप लोगों से। यस सर। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको पूछा था और आपको आना चाहिए था ये आंसर, आपने क्यों नहीं दिया ये आंसर? फिर भी नहीं समझ में आया था ये चीज? मैंने आपको यही चैप्टर में भी पढ़ाया था, लैक्टेशनल करके ये टॉपिक पढ़ाया था कि नहीं, याद आया अभी? यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये 4 टाइप के इनफर्टिलिटी हो सकती है फीमेल के अंदर। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब जो कभी एक बार भी मां नहीं बन पाई। सेकेंडरी मतलब जो एक बार मां बन गई है पर दूसरी बार नहीं बन पा रही है, मतलब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी का मतलब है एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रही। फिजियोलॉजिकल इनफर्टिलिटी मतलब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे कि प्यूबर्टी के पहले कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और मेनोपॉज के बाद भी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। और रिलेटिव इनफर्टिलिटी मतलब जब तक वो लैक्टेटिंग पीरियड के अंदर होती है तो भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसका कारण ये है। तो ये चीज आप याद करना और इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। ओके, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल। क्या क्या कारण है जिसके वजह से मेल इनफर्टाइल है, वही हम पढ़ेंगे। 2 ही कारण पढ़ना है कि क्या कारण की वजह से मेल इनफर्टाइल है और क्या कारण की वजह से फीमेल इनफर्टाइल है। यही 2 टॉपिक आज पढ़ना है हमको। तो पहला कारण क्रिप्टोर्किडिज्म। कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब? बताइए, कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है? ये हमने रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन में पहला टॉपिक मेल के अंदर पढ़ा था, क्रिप्टोर्किडिज्म। सर हाँ बताइए। सर जब स्पर्म अच्छे से वर्क नहीं करते। जब स्पर्म सर डेवलप नहीं होते। जब टेस्टिस स्क्रोटम में जा ही नहीं पाता। यस सर। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है
टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इन स्क्रोटम। टेस्टिस फेल हो जाता है, स्क्रोटम के अंदर जा ही नहीं पाता है। स्क्रोटम देखो पाउच था, तो क्रिप्टोर्किडिज्म के केस में टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाता है, एब्डोमेन में ही रह जाता है, ये वाले पार्ट में। तुमको मैंने बताया था कि 8वें महीने टेस्टिस सरक के एब्डोमेन से निकलकर पाउच में चला जाता है, स्क्रोटम में चला जाता है। पर अगर ये फेल हो गया तो वो एब्डोमेन में रह जाएगा, और फिर उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। तो टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 35, जबकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर ही रह गया, स्क्रोटम में नहीं जा पाया, याद करो ये स्क्रोटम बनाया था मैंने और ये एब्डोमेन था, और टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम से निकलकर एब्डोमेन में जाता है। पर अगर टेस्टिस नहीं जा पाया स्क्रोटम से निकलकर एब्डोमेन के अंदर, तो टेस्टिस एब्डोमेन में रह जाएगा और तब स्पर्म नहीं बनेगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि टेस्टिस को 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और वो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कहां पे मिलेगा? स्क्रोटम के अंदर मिलेगा। समझ में आई बात? यस सर। तो मैं यहाँ पे क्रिप्टोर्किडिज्म बस लिख दे रहा हूं, इसके बाजू में यहाँ पे एक मतलब लिख देगा, टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इन एब्डोमेन। दूसरा रीजन, हार्मोनल इम्बैलेंस। कि उस मेल के अंदर हार्मोन का कुछ इम्बैलेंस हो गया, जैसे कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी हो गई है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ना मदद करता है स्पर्म बनाने में मेल में। फीमेल में प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क बनाना। पर मेल में प्रोलैक्टिन का काम क्या है? कहीं ना कहीं स्पर्म बनाने में ये भी मदद करता है। तो अगर मान लो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो भी स्पर्म बराबर नहीं बनेगा, या प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो गया है, या एफएसएच या एलएच का लेवल कम हो गया है, इन सब केस में प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है, अच्छा स्पर्म बनना कम हो जाता है। कि मान लो एफएसएच हार्मोन का लेवल कम हो गया, एलएच हार्मोन का लेवल कम हो गया, ये सब केस में देखा गया है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, हार्मोन की कमी की वजह से हुआ, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण आता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म बन रहा है पर कम बन रहा है, इसका मतलब होता है लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट, स्पर्म कम बन रहा है, उस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। जिनके बॉडी में स्पर्म कम बन रहा है वो भी फादर नहीं बन पाते, ठीक है। या हो सकता है कि एस्थेनोजूस्पर्मिया। एस्थेनोजूस्पर्मिया मतलब एबनॉर्मल स्पर्म बन रहे हैं, डबल हेड वाले स्पर्म बन रहे हैं, डबल टेल वाले स्पर्म बन रहे हैं, स्मॉल हेड वाले स्पर्म बन रहे हैं, लॉन्ग टेल वाले स्पर्म बन रहे हैं। एबनॉर्मल स्पर्म, कैसे स्पर्म बन रहे हैं? एबनॉर्मल स्पर्म बन रहे हैं। ये भी पढ़ाया था तुम लोगों को, डबल हेड, 2 हेड वाले स्पर्म बन जाएंगे, या 2 टेल वाले स्पर्म बन जाएंगे, उसको एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं। या होगा एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया का मतलब है कि सीमन तो निकल रहा है पर उसमें स्पर्म ही नहीं है, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन मतलब सीमन समझ रहे हो? सीमन तो मतलब मैंने तुमको बताया था, हाँ, फ्लूइड प्लस स्पर्म, फ्लूइड प्लस स्पर्म को हम सीमन कहते हैं। पर यहाँ पे सीमन निकल रहा है बस उसमें स्पर्म ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एजूस्पर्मिया। तो ये सारी रीजन है, उसके अलावा भी और भी कुछ रीजंस है।
जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक डिजीज है उसको कोई बचपन से, जैसे कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें XXY है, मतलब इनके 23rd क्रोमोसोम के अंदर 3 क्रोमोसोम है 23rd पैर में, जिसको हम देखो यूजुअली मेल में क्या होता है X और Y होता है और फीमेल में XX होता है, पर जो मेल में XXY है XXY, तो उसमें 2 X के वजह से फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो जाता है, मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, तो उसमें भी स्पर्म बनना बंद हो जाता है, स्पर्म बनता ही नहीं है उस केस में, क्योंकि 2 X की वजह से उसमें फीमेल कैरेक्टर आ गया, या डिलीशन ऑफ X क्रोमोसोम हो गया, किसी मेल के अंदर डिलीशन ऑफ Y क्रोमोसोम हो गया, सॉरी, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, XO बोलूंगा, O मतलब Y है ही नहीं उसमें, Y डिलीट हो गया, तो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक दिखता ही नहीं है, क्योंकि मेल कैरेक्टरिस्टिक दिखने के लिए Y क्रोमोसोम चाहिए, तो Y क्रोमोसोम डिलीट हो गया या XXY हो गया, क्योंकि 2 X मिल जाते हैं तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर याद रखना आप लोग। ये जो ऑलिगोस्पर्मिया है, इसका कारण मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया था, टेराटोजेंस की वजह से। याद करिए ये टेराटोजेंस क्या था, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट स्मोक, टोबैको, या कोई ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग, या एंटी एंजाइटिक ड्रग, एंटी एंजाइटी होता है ना ताकि डर ना लगे, एंटी एंजाइटी, डिप्रेशन की गोली, डिप्रेशन वाली गोली, एंटी एंजाइटिक ड्रग, ये सबका साइड इफेक्ट क्या है पता है? ये सारे के सारे लोग स्पर्म की प्रोडक्शन को कम करते हैं यार, ओलिगोस्पर्मिया, ये सब स्पर्म के काउंट को कम करते हैं, तो जो जो लोग स्पर्म के काउंट को कम करते हैं उन चीजों को हम टेराटोजन कहते हैं। ये देखिए उन चीजों को हम क्या कहते हैं? टेराटोजन कहते हैं। बोलो ये चीज याद रहेगा आपको? बताइए। यस सर। ठीक है, या एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि उनके अंदर पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है मतलब उनका जो मेल का जो पेनिस है, ओके, वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स फेल हो जा रहा है। सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है मेल और फीमेल के बीच में, क्योंकि मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ठीक से टाइट नहीं हो पा रहा है, जो कि जरूरी है पेनिस को वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो यहां पे इसका मीनिंग मैं लिख दे रहा हूं, फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस
ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या तो एक दूसरा एक और रीजन है ऑर्काइटिस। इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब सूजन आ गया टेस्टिस के अंदर, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन टेस्टिस। या एक है हाइड्रोसिल, इसका मतलब होता है फ्लूइड जमा हो गया स्क्रोटम में, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, स्क्रोटम में फ्लूइड भर गया है। स्क्रोटम पता है ना आपको, पाउच होता है जिसमें टेस्टिस होता है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टेस्टिस। या इन्फ्लेमेशन इन समाइनल वेसिकल। या एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बन गया है बॉडी में, और वो एंटीबॉडी जाके स्पर्म को ही किल कर दे रहा है। ये समाइनल वेसिकल में इन्फ्लेमेशन कब होता है? ड्यूरिंग मम्स। ये नहीं याद रखोगे चलेगा, कोई बात नहीं, इतना चीज खाली याद रखना है। मैं सिर्फ नंबर कर दे रहा हूं, मैं नंबर लेबल कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। ये 9 कारण है जिसके वजह से मेल में स्टेरिलिटी अचीव होती है। मैं एक बार वापस से आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा कौन कौन से वो 9 कारण है। पहला कारण है क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। पहला रीजन है क्रिप्टोर्किडिज्म, और उस केस में क्रिप्टोर्किडिज्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में नहीं आ पा रहा है, सॉरी एब्डोमेन से निकल के टेस्टिस में नहीं आ पा रहा है, पहला रीजन। जिसके वजह से वो एब्डोमेन में होगा और स्पर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। दूसरा, हार्मोनल इंबैलेंस हो गया है मेल के अंदर, कई हार्मोन्स नहीं बन पा रहे बराबर से, हार्मोन की कमी की वजह से स्पर्म नहीं बन पा रहे। तीसरा, स्पर्म का काउंट कम है ना, जितना स्पर्म बनना चाहिए उससे कम है। कितने स्पर्म बनते हैं नॉर्मली? 2 to 3 मिलियन, है ना। मतलब हर ml में देखो यूजुअली 2 से 3 ml स्पर्म निकलता है। कितना ml स्पर्म निकलता है? 3 ml। तो 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, मतलब 100 मिलियन पर ml होता है। अगर वो 20 मिलियन से कम होगा ना पर ml तो ओलिगोस्पर्मिया। ये तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी, ओलिगोस्पर्मिया। एक बार जरूर देख लेना जो मैंने नोट लिखवाया था आपको। यस सर। तो ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट कम होता है, एस्थेनोजोस्पर्मिया मतलब एब्नॉर्मल स्पर्म बनेगा, एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म बनेगा ही नहीं, खाली सीमन निकलेगा। और इधर जो स्पर्म निकल रहा है वो एब्नॉर्मल स्पर्म है, मतलब स्पर्म का साइज या तो बहुत बड़ा होगा, डबल हेड, 2 हेड होगा उसको, या तो 2 टेल होगा, ऐसे स्पर्म बनेंगे। तो ये सब जो होता है ना, ये सब इन चीजों की वजह से होता है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन ये सब चीजों को फेस कर रहा है अपने लाइफ में, डिप्रेशन की गोली खा रहा है बार बार, या ब्लड प्रेशर को बढ़ाने या कम, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए गोली खा रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब जो हाइपरटेंशन को कम करता है, मतलब ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है। ये सभी लोगों में देखा गया है कि इनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक मेडिसिन का अपना साइड इफेक्ट है। हर एक मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन को कम करने की जो गोली होती है उससे भी स्पर्म का प्रोडक्शन कम होता है, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो गोली होती है उससे भी स्पर्म काउंट कम होता है। या जो लोग
आपको ये भी बात मैंने बताई थी कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में अगर कोई फीमेल अल्कोहल, सिगरेट स्मोक या कोई ड्रग्स या टोबैको का इस्तेमाल करती है तो उसके प्रेगनेंसी पे असर होगा, बुरा असर होगा। वो सब भी कहीं ना कहीं ले देके बच्चे पे असर करता है। इतना ही नहीं, मेल के केस में भी ये मेल के स्पर्म की क्वालिटी को खराब कर देता है, मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन को कम कर देता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और उसके अलावा तुम लोगों को मैंने बताया कि अगर क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कि मान लो कि मेल के अंदर तो 2 क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, तो वाई क्रोमोसोम या तो डिलीट हो गया है या तो उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया है जिसकी वजह से उसमें 2 एक्स हो गया है और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आ गया है। क्योंकि एक्स एक्स वाई वाले ऐसे मेल होते हैं जो बोलने के लिए तो मेल है पर उनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है, फीमेल जैसा बिहेव करते हैं। इम्पोर्टेंसी मतलब सेक्स, मतलब पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से सक्सेसफुल कॉपुलेशन नहीं हो पा रहा है मेल और फीमेल के बीच में, क्योंकि पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, फेलियर ऑफ द इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उसके बाद जैसे इंटरकोर्स ही नहीं हो पा रहा है, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, सेक्स नहीं हो पा रहा है अच्छे से। और या तो इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, सूजन, कि टेस्टिस में सूजन आ गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया टेस्टिस में, या पानी ज्यादा भर गया टेस्टिस के अंदर, हाइड्रोसिल बोलते हैं, या सूजन आ गया समाइनल वेसिकल के अंदर, या बॉडी कुछ ऐसे एंटीबॉडी बना रहा है जो स्पर्म को किल कर रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज एक तरीके का बोल सकते हो इस केस में। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? गरिमा, निकिता बताइए। यस सर। यस ओके, अब हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या कारण है फीमेल के अंदर जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। अब ये केस में तो हम लोग बोले कि मेल में क्या क्या कारण थे जिसके वजह से मेल फादर नहीं बन पा रहा है। मतलब एक कपल के बीच में फीमेल नॉर्मल थी पर मेल में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से दोनों के बीच में बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दोनों भी हेल्दी होने चाहिए। क्योंकि एक बच्चे के अंदर दोनों के भी जीन्स होते हैं, आपको पता है 50% जीन्स पिता के होते हैं और 50% जीन्स माँ के होते हैं, है ना। एक बच्चा जो होता है वो डिप्लॉयड होता है जिसमें 50% जीन्स, 50% क्रोमोसोम मदर के होते हैं और 50% क्रोमोसोम फादर के होते हैं। तो दोनों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, मदर का भी और फादर का भी। मैंने यहाँ पे आपको फादर का बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हस्बैंड का क्या क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में बच्चे नहीं हो पाए। ये सारे प्रॉब्लम मेल के अंदर के थे। आई होप ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। अब हम पढ़ रहे प्रॉब्लम्स इन फीमेल। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से फीमेल में प्रॉब्लम है, इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने? नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक फीमेल के अंदर के हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। ये सब मैं कुछ पहले पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद रहना चाहिए ये चीज। चलिए एक एक करके हम रीजन देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन है जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला रीजन एंडोमेट्राइटिस। किसी के भी नाम के आगे अगर ITIS लगता है ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, एंडोमेट्रियम में सूजन आना। मुझे जरा एक चीज बताइए कि अगर एंडोमेट्रियम में सूजन हुआ या प्रॉब्लम हुआ तो कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, फर्टिलाइजेशन,
इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, बताइए कौन सा, ये तीन में से कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा अगर एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम हुआ? इम्प्लांटेशन। हाँ, इम्प्लांटेशन, क्योंकि इम्प्लांटेशन होता है 8वें दिन पर और तभी प्रेगनेंसी अचीव होती है। फर्टिलाइजेशन के दिन पर प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, क्योंकि मैंने ये भी कहा था तुमको कि फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ उसके बाद भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, आई पिल वगैरह खा के, जो इमरजेंसी पिल्स होती है, बताया था ना, याद करिए। यस सर। हाँ, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा बराबर से अगर एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन हो गया तो। ये इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आपको तो पता है कि फीमेल में उस पार्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ मीनिंग लिख दे रहा हूँ, दैट इज इन्फ्लेमेशन इन एंडोमेट्रियम। पहला रीजन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार अभी दूसरा रीजन देख लेते हैं। तो जो दूसरा रीजन है, यहां पे मैंने लिखा है एंडोमेट्रियोसिस। इसका मतलब ये होता है कि एंडोमेट्रियम कहीं और बन गया है। ये वाला डायग्राम देखिए आप, ये वाला, कि ये मैंने यूट्रस बनाया था और ये था फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ये एंडोमेट्रियम, ये तो वॉल था और ये था वजाइना। अब यहां पे देखिए कि यहां पे एंडोमेट्रियम होता है ना, मैं ये पार्ट थोड़ा येलो करके बताता हूं। ये पार्ट था एंडोमेट्रियम, बरोबर? यस सर। ये पार्ट एंडोमेट्रियम होता है। अब एंडोमेट्रियम यहां बनने के बजाय एंडोमेट्रियम यहां बन गया। यहां ये दो जगह बनने के बजाय, इसको रब कर दे रहा हूं मैं, ये दो जगह बनने के बजाय अच्छे से एंडोमेट्रियम इधर बन गया। इस कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम अदर देन द यूट्रस। यूट्रस को छोड़ के कहीं दूसरी जगह एंडोमेट्रियम बन गया, इधर बन सकता है या इधर बन सकता है, कहीं और एंडोमेट्रियम बन गया। तो इम्प्लांटेशन अगर हुआ तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि इम्प्लांटेशन कहीं और हो गया है, मतलब एंडोमेट्रियम पे हुआ है पर एंडोमेट्रियम यूट्रस में नहीं है, कहीं और है। बोलो ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो यही होता है। मैं इसका मतलब लिख दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम अदर देन यूट्रिन वॉल, यूट्रस के वॉल को छोड़ के कहीं और बन गया। यूट्रस के वॉल को छोड़ के कहीं और बन गया। तीसरा कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस, कि फीमेल में भी हार्मोन की कमी हुई है या कोई, देखो ये बायोलॉजी का फंडा है कि ह्यूमन के बॉडी में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए या जरूरत से कम नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो भी बीमारी, अगर जरूरत से कम होगा तो भी बीमारी, चाहे वो खाना पीना न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो, प्रॉब्लम होगा ही होगा। सब चीज लिमिट में रहनी चाहिए। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, कोई भी हार्मोन जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हुआ, तो या तो स्पर्म नहीं बनेगा मेल में या तो फीमेल में एग नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है? जैसे कि FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई भी हार्मोन में अगर लेवल में कोई भी चेंज आया
मतलब वो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम होगा आगे जाके। इवन थायराइड हार्मोन भी करके एक है, थायराइड हार्मोन, इसमें भी अगर इम्बैलेंस हुआ तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। जो लिखा है उतना याद रखना आप लोग, ठीक है। इम्बैलेंस का मतलब है कि या तो जरूरत से ज्यादा या तो जरूरत से कम, याद रखना। तो तुम लोगों को ये सब हार्मोन पहले मैंने बताया था ना, एफएसएच एलएच क्या करवाते हैं, फॉलिकल्स को बनाते हैं, ओव्यूलेशन कराते हैं। अगर जैसे कि तुमको एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी के बॉडी में एलएच हार्मोन की कमी है, मान लो कि अगर किसी के बॉडी में एलएच हार्मोन की कमी है, तो क्या उसमें ओव्यूलेशन अच्छे से हो पाएगा? क्या अंडे ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ पाएंगे? बताइए। नो सर। नहीं ना, क्योंकि तुमको पता है कि ये था ओवरी, और ये ओवरी में से अंडा जो था वो बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता था। इसी प्रक्रिया को हम कहते थे ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन कराने में कौन सा हार्मोन काम करता था? एलएच। एलएच हार्मोन ही अंडे को ओवरी से निकालकर फैलोपियन ट्यूब में डलवाता था। तो अगर किसी के बॉडी में एलएच की कमी होगी तो क्या उसमें ओव्यूलेशन बराबर होगा? बताइए। नो सर। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एन ओव्यूलेशन। उस कंडीशन को हम कहते हैं एन ओव्यूलेशन। इसका मतलब है कि उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। एन ओव्यूलेशन का मतलब, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा क्योंकि एलएच हार्मोन की कमी हो गई है, तो स्पर्म अगर आ भी गया तो भी क्या स्पर्म फ्यूज हो पाएगा एग के साथ? नहीं। जायगोट भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, प्रेगनेंसी अच्छी भी नहीं होगी। आई बात समझ में ये कि नहीं? बताइए। तो यहाँ पे चौथा रीजन मैंने लिखा है एन ओव्यूलेशन, और इसका कारण तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलएच। एलएच हार्मोन की कमी के वजह से ओव्यूलेशन बराबर से नहीं हुआ। पांचवा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। मुझे कोई बता सकता है ये चीज मैंने आपको किधर बताया था? ये पार्ट मैंने आपको किस टॉपिक पे पढ़ाया था आज? जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पढ़ रहे थे, याद करिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जब मैं आपको पिल पढ़ा रहा था ना, जो गोलियां खाते हैं जिसमें हार्मोन्स होता है, उस केस में मैंने पढ़ाया था कि वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, ये पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए काम आती है। ये पीसीओएस यूजुअली कब होता है? जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब भी फीमेल के अंदर इनमें से कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हो जाता है, तब यूजुअली देखा गया है कि उनके ओवरी के आसपास, उनका ये जो ओवरी है, सपोज मान लीजिए कि उनका ये ओवरी है, तो देखा गया कि उनके ओवरी के आसपास एक हल्का सा लेयर बन जाता है, एक हल्का सा ऐसा सिस्ट बन जाता है। ये ऐसा, ये ओवरी के आसपास देखो ऐसा सिस्ट बन गया है। सिस्ट मतलब समझ रहे हो? सिस्ट मतलब ओवरी के आसपास एक लेयर बन चुकी है जिसके वजह से ओव्यूलेशन हो नहीं रहा है। ये जो लेयर बनी है इसी को हम कहते हैं सिस्ट। ये जो लेयर बनी है इसी को कहते हैं सिस्ट। सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट बन चुका है किसके आसपास? अराउंड ओवरी के आसपास। और ओवरी के बाहर ऐसा सिस्ट बनने के वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओवरी में से अंडे बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि ओवरी के बाहर एक लेयर बन चुकी है जिसको हम सिस्ट कहते हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है ये, और इसी के केस में ये बन जाता है और ये नहीं हो पाता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बोला, बताइए। निकिता, गरिमा, सिया, बोलो ये चीज बताओ वापस कि ये समझ में आया है तुम लोगों को? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केस में क्या होता है? पहले तो कारण देखो, हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से, हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से ओवरी के बाहर है ना सिस्ट बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, और वो ही सिस्ट बन जाता है ना, उसी के वजह से एग जो है वो ओवरी से बाहर नहीं निकल पाता। मतलब वो एग ओवरी से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाता। ठीक है?
इसी कंडीशन को हम कहते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, ये पांचों चीज समझ में आया तुम लोगों को? निकिता, निकिता, सिया, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. ये चीज समझा ना? मेरे को चैट बॉक्स में यस और नो करके बताइए, तभी समझ में आएगा। ओके, आगे। हो सकता है कि स्पर्म आ रहा है, पर स्पर्म का बहुत ज्यादा फैगोसाइटोसिस हो रहा है वजाइना के अंदर। वजाइना के अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स कुछ जरूरत से ज्यादा हो गए, जिसके वजह से स्पर्म का फैगोसाइटोसिस हो रहा है। इंक्रीज इन दी फैगोसाइटोसिस इन दी स्पर्म, जो कि वजाइना में हो रहा है। ठीक है, मतलब फीमेल का वजाइना कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें बहुत ज्यादा इम्यून सेल्स आके जमा हो गए, कि जब जब स्पर्म आ रहा है, वो स्पर्म का फैगोसाइटोसिस हो जा रहा है और वो स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। फीमेल में हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, समझ रहे हो? हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स इन फीमेल जेनेटेलिया। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स मतलब इम्यून सेल्स कुछ जरूरत से ज्यादा ही वहां पे जमा हो गए। कहां पे? फीमेल के वजाइना में। या फीमेल में एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा एसिडिक कंडीशन हो गया है कि स्पर्म अगर आ रहा है तो वो अपने आप ही मर जा रहा है। फीमेल के अंदर पता है ना, एसिडिक कंडीशन लैक्टिक एसिड की वजह से था, जिसकी वजह से फीमेल में वजाइना का पीएच एसिडिक था, क्योंकि वजाइना में लैक्टिक एसिड होता है। तो यहाँ पे एक्सेसिव लैक्टिक एसिड की वजह से भी स्पर्म की डेथ हो रही है, कि किसी किसी फीमेल में लैक्टिक एसिड ज्यादा बन चुका है, जिसके वजह से उसका वजाइना का पीएच स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया है। या वो फीमेल एंटी एंजाइटिक ड्रग या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला ड्रग ले रही है, तो ये सब चीज से बराबर ये किसको अफेक्ट करेगा? दिस विल अफेक्ट ओव्यूलेशन, पॉली, ये oogenesis, ये सब चीज को अफेक्ट करता है। अंडे का बनना, अंडे का बाहर निकलना, ये सब प्रक्रिया पे असर डालता है। क्या? यही चीज, यही गोलियां। कौन सी? एंटी एंजाइटिक, डिप्रेशन वाली गोलियां। जो लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं वो वाली गोलियां, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो गोलियां लेते हैं, उनका डिसएडवांटेज या साइड इफेक्ट ये देखा गया है कि वो चीजें भी कहीं ना कहीं एग को बनने में अड़चने लाती है, रुकावट लाती है, और ओव्यूलेशन होने से भी रोकती है, ये देखा गया अक्सर। या हो सकता है कि बचपन से ही फैलोपियन ट्यूब बराबर नहीं बना है और यूट्रस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन ही नहीं हो रहा है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बचपन से ही, फ्रॉम द बर्थ, बचपन से ही बराबर से फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस बराबर बना ही नहीं। फीमेल का पार्ट अगर बराबर से बनेगा ही नहीं, तो मेरे को बताओ कि अगर प्रेगनेंसी अचीव हो भी गई तो बेबी का डेवलपमेंट हो पाएगा? बेबी को तो बनने के लिए अच्छे से स्पेस चाहिए, है ना, उसको अच्छे से यूट्रस चाहिए, फैलोपियन ट्यूब, ये सारी चीजें चाहिए। तो अब ऐसा होगा कि किसी किसी फीमेल के अंदर बचपन से ही फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस बराबर नहीं बन पाया हो, या वजाइना ही बराबर नहीं बन पाया हो, जिसकी वजह से वो फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना डिफिकल्ट हो गया है, कि उसका वजाइना ही डिफेक्टिव है बचपन से। तो मेल जो है वो अपना पेनिस इंसर्ट ही नहीं कर पा रहा है, मेल पेनिस इंसर्ट ही नहीं कर पा रहा है फीमेल के वजाइना में, कि वजाइना ही डिफेक्टिव हो सकता है। या हो सकता है कि बचपन से यूट्रस का साइज इतना छोटा है कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। या फैलोपियन ट्यूब भी एबनॉर्मल है, कि फैलोपियन ट्यूब ऐसा बराबर बन नहीं पाया, कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से स्पर्म पहुंच नहीं पा रहा है एग तक। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूं कि बचपन से ही कुछ डिफेक्टिव होगी, या तो फैलोपियन ट्यूब में, या तो यूट्रस में, या तो सर्विक्स में, या तो वजाइना में, जिसके वजह से कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में अड़चने आ रही है। समझ में आई बात?
यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो मैंने लिखा है सर्वाइसाइटिस, इसके भी नाम के आगे आप देखिए ITIS आ रहा है। किसी के भी नाम के आगे अगर ITIS आता है मतलब इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पे किसका इन्फ्लेमेशन हुआ है? सूजन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स। और अगर सर्विक्स में सूजन आ गया तो आप देखिए कि ये सर्विक्स में सूजन आने की वजह से ये सर्विक्स ठीक हो जाएगा, ये सर्विक्स वाला पार्ट ठीक हो जाएगा और स्पर्म सर्विक्स को पार ही नहीं कर पाएगा। अगर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा तो स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा एग तक, क्योंकि सर्विक्स में सूजन आ गया है। और अगर सर्विक्स में सूजन आ जाता है तो उसके से स्पर्म सर्विक्स को पेनिट्रेट करके जा नहीं पाता है। बोलो ये चीज समझ में आई आपको सिया और निकिता? यस सर। सर्विसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ है सर्विक्स के अंदर। लास्ट, फेलियर ऑफ फिम्ब्रिए टू कैच द ओवम। फिम्ब्रिए वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, ये जो फिंगर लाइक पार्ट नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, ये नया डायग्राम इधर बताता हूँ। ये देखो, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब, तो ये फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट वाला पार्ट है देखो, फिंगर लाइक, फिंगर की तरह, इस पार्ट को हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए बोलते हैं। तो यही फिम्ब्रिए होता है जो क्या करता है, ओवरी में से, ये ओवरी है, ओवरी में से ओवम को कैच करता है। ये देखो, ये ओवम है, इसको कैच करने का काम किसका है? फिम्ब्रिए का ही है। फिम्ब्रिए ऐसे उंगली की तरह होता है, ये फिम्ब्रिए। तो ये फिम्ब्रिए क्या करता है? ऐसे कैच करता है किसको? अंडे को। अगर ये फिम्ब्रिए एग को कैच ही नहीं कर पा रहा है, ले नहीं पा रहा है, तो अंडा ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ ही नहीं पा रहा है। ये ऐसे कैच करता है ये। तो कई बार क्या होता है कि फिम्ब्रिए फेल हो जाता है ओवम को कैच करना, फिम्ब्रिए फेल हो जाता है ओवम को कैच करने के लिए, जिसके वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है। ये एक कारण है। और लास्ट, डिस्पैरियूनिया। इसका मतलब मैंने ये बताया कि कुछ फीमेल के अंदर वजाइना डिफेक्टिव है, वजाइना बराबर से नहीं बन पाया, जिसके वजह से जब मेल वो फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो फीमेल को बहुत ज्यादा पेन होगा, और इतना पेन की वजह से वो फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाती उस मेल के साथ, मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब जब मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, क्योंकि फीमेल के अंदर के वजाइना के कुछ पार्ट में डिफेक्टिव है, जिसके वजह से उसे पेन होता है, वो पेन अनबेरेबल होता है, वो सह नहीं पाती, जिसके वजह से दोनों के बीच में सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है। डिस्पैरियूनिया का मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पेनफुल, मैं इधर ये इससे लिखता हूं, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसके वजह से फीमेल को पेन हो रहा है जब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, और वो पेन इतना अनबेरेबल है, अनटॉलरेबल है, मतलब सहन के बाहर है, जिसके वजह से फीमेल और मेल के बीच में एक सक्सेसफुल अच्छे से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता। क्योंकि जब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होने जा रहा है, फीमेल को पेन होना स्टार्ट हो रहा है, और दोनों के बीच में प्रॉपर अच्छे से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता, जिसके वजह से स्पर्म एंटर ही नहीं करेगा। तो ये रीजन समझ में आया डिस्पैरियूनिया का। डिस्पैरियूनिया मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज अ डिफेक्ट इन दी वजाइना बिकॉज ऑफ वजाइना में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए देयर इज सम प्रॉब्लम इन दी वजाइना। ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन वजाइना, उसके वजह से उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, या अगर होगा भी तो भी पेनफुल होगा। ये सारे रीजन फीमेल के थे, और ये सारे रीजन फीमेल के थे जिसके वजह से फीमेल के अंदर स्टेरिलिटी है, मतलब फीमेल जो है वो मां नहीं बन पा रही है। और इसके पहले वाले रीजन पढ़े हमने मेल के, ये मेल के रीजन है जिसकी वजह से मेल भी इनफर्टाइल है। तो हमने आज मेन टॉपिक पढ़ा इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी में हमने देखा कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर दो कपल लोग पिछले 2 सालों से
बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, तब मैं कहूंगा उस कंडीशन को कि इनफर्टिलिटी अचीव हो रही है, या तो मेल में, या तो फीमेल में, या तो दोनों में। तो इनफर्टिलिटी जो हो रही है आज के डेट में ज्यादा करके, वो जंक फूड खाने की वजह से भी हो रही है, क्योंकि लोगों के लाइफस्टाइल में आप देख रहे हो बर्गर, पिज्जा, चीज, बर्गर ये सब है, और हेल्दी फूड नहीं खा रहे, जो कहीं ना कहीं स्पर्म की क्वालिटी एंड स्पर्म की काउंट को भी कम कर दे रहा है। और आप देख रहे हो कि आफ्टर द एज ऑफ 30 की उम्र के बाद देखा जा रहा है मेल में स्पर्म की कमी हो रही है, मेल में स्पर्म काउंट की कमी हो रही है, जिसके वजह से जो कपल जिनका एज 30 से ज्यादा है, उनके केस में जो बच्चे पैदा हो भी रहे, वो कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज लेके पैदा हो रहे हैं। इसके लिए कहा जाता है कि 30 के बाद जो कपल जिनमें मेल और हस्बैंड, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों का एज 30 के ऊपर है, तो उनको रेगुलर टेस्ट कराते रहना चाहिए। और उनके केस में जो उनका बेबी जो होता है, तो उनका भी बहुत सारा टेस्ट कराना चाहिए कि कहीं उनको कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं बेबी को, क्योंकि बेबी में जेनेटिक डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मेल और फीमेल दोनों की एज 30 के ऊपर है। क्योंकि आज के डेट में हमने कहा है कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग जंक फूड खा रहे हैं, जिसके वजह से हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, और ये कहीं ना कहीं स्पर्म और एग के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो मैंने आपको कुछ रीजन बता दिए मेल में और फीमेल में, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी अचीव होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब ही होता है फर्टाइल, इनफर्टिलिटी का मतलब ही क्या होता है, प्रेगनेंसी अचीव ना होना। कि क्या क्या रीजन है जिसके वजह से प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, ठीक है। चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, संतान नहीं हो रही, हम हिंदी में कहते हैं ना, संतान नहीं हो पा रही है, कपल को औलाद नहीं हो पा रही है, तो उसके क्या क्या कारण थे वो हमने पढ़े। तो सिया और निकिता, आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम अलग अलग टेक्निक पढ़ेंगे कि जो लोगों में इनफर्टिलिटी है ना, जो कपल इनफर्टाइल है, जो कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या टेक्निक है जिसके वजह से हम उनको फर्टाइल बना सकते हैं, है ना। हम उनको मतलब रिप्रोडक्टिवली, मतलब उनको, हम उनको बेबी, हम वो टर्म को कह सकते हैं कि उनके केस में मतलब क्या, मतलब ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए हम इनफर्टाइल कपल्स को फर्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।